चिराग और बापुद्रा को हुआ अपनी गलती का एहसास। दोनों ने मांगी पुष्पा से माफी। इस वक्त तक यह दोनों को समझ में आ चुका है कि पुष्पा प्रार्थना का ही साथ दे रही थी और पुष्पा को कोई शनाया से लगाव नहीं है, बल्कि पुष्पा को तो प्रार्थना से लगाव है। और प्रार्थना और पुष्पा ये दोनों ही सच्चाई की मूरत है। और सच्चाई ये है कि शनाया ने मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट किया है, और वह एक्सीडेंट भी हुआ है अरमान के कारण। वही अरमान जो कि फरार है। पुष्पा ये बात कोर्ट में साबित भी कर देती है और उसके बाद जो हुआ वो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा इस वक्त कृष्ण के हाथ की बनी हुई काठियावाड़ी चाय पी रही होती है। उसके बाद पुष्पा बार बार उन्हें कृष्ण कृष्ण कहकर बुला रही थी। वो कहते हैं कि मुझे कृष्ण नहीं लाला कहिए मैया। मैया नाम सुनते ही पुष्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पुष्पा कहती है कि तुम मुझे मैया क्यों कह रहे हो। उसी वक्त लाला कहता है कि मैया को मैया नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, आप मेरी माँ समान है, आपकी उम्र मेरी माँ समान है, आपकी बोली मेरी माँ समान है। यह बात सुन के पुष्पा के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि आज मदर्स डे है और उसके किसी भी बच्चे ने उसको मदर्स डे विश नहीं किया। लेकिन एक अनजान शख्स उसे अपने घर में रुकने देता है, उसे मस्त काठियावाड़ी चाय पिलाता है और मैया भी कहता है। पुष्पा उससे उसका पता और फोन नंबर मांगती है, लेकिन लाला कहता है कि लाला के पास कोई फोन नहीं है और लाला को कोई पता नहीं है, बस किसी से भी पूछ लेना कि लाला कहाँ रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि लाला है कहाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी उठाते हैं और धुन बजाना शुरू कर देते हैं। इस धुन के साथ साथ पुष्पा को अपने बच्चों का पूरा बचपन याद आ जाता है, किस तरीके से उसने अपने बच्चों को पाला था, आज कैसे उसके बच्चे बड़े हो गए। ये सारी चीजें पुष्पा को अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। पुष्पा को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। इस तरफ हम राशि और बादशाह को देखते हैं। ये दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर अब उस लड़की का क्या। बीते कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि बादशाह को एक प्रोजेक्ट मिला था। बादशाह वेडिंग प्लानर का काम करता है, इसीलिए उसे 2 जनों की शादी करवानी थी, यानी डेकोरेशन करवाना था। लेकिन बादशाह को पता चलता है कि जो लड़का है वो धोखे से उस लड़की से शादी कर रहा है और ये बात लड़की को भी कहीं ना कहीं शक पैदा करने लगती है। इसलिए वो ये चीज बादशाह को बता दी। अब बादशाह इसके बारे में और रिसर्च करता है और वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यह लड़के के साथ यह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बादशाह उस लड़की को साफ तौर पे बता देता है कि देखो, तुम ये शादी मत करो, तुम्हें कोई और जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन वह लड़की इस वेडिंग प्लानर को ही निकाल देती है। जिसके बाद राशि और बादशाह दोनों ही मिलकर सोच रहे होते हैं कि हमें उस लड़की की जिंदगी बचानी चाहिए। राशि को अपना अतीत याद आता है कि किस तरीके से उसने भी किसी की बात नहीं सुनी थी, प्यार उसके सर पे हावी हो गया था। वो ऋषभ के साथ शादी करना चाहती थी और आखिर में उसने ऋषभ के साथ शादी करी। लेकिन परिणाम क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। ऋषभ ने राशि की जान लेने की कोशिश करी। राशि कहती है कि बादशाह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और उस लड़की को समझाऊंगी। नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर पुष्पा उठते ही सीधे लाला को ढूंढने लगती है। उसे लाला कहीं नजर नहीं आता और बाहर एक दीदी से पूछ रही होती है कि लाला कहाँ पर है। दीदी कहती है कि लाला वो तो पास ही के मंदिर में विराजमान है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा देती हूँ। वह लड़की पुष्पा को लेकर सीधे पहुंच जाती है पास वाले मंदिर पे, जहाँ पर उसका लाला का मतलब था भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि यही तो है हमारे लाला, भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं की तो मूर्ति की मैं बात कर रही थी। पुष्पा कहती कि नहीं नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी, वह लाला जो कि कल मुझे यहाँ पर लेकर आया, जिसका नाम कृष्ण था। लेकिन इस वक्त तक गाना चलने लगता है और वो पुष्पा का हाथ पकड़ती है और डांस करने लगती है। पुष्पा भी इस वक्त तक धुन में सवार हो जाती है और सभी लोग इस वक्त तक उस धुन पे डांस कर रहे होते हैं। सभी के सभी कृष्ण भक्त हैं। लेकिन डांस करते करते ही पुष्पा को कुछ ऐसा दिखता है जो कि चौंकाने वाला था। पुष्पा की नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर वह देखती है प्रभु श्री कृष्ण को। जी हाँ, प्रभु श्री कृष्ण पुष्पा को अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। पुष्पा समझ जाती है कि ये श्री कृष्ण ही थे जो कि मुझे घर पर लेकर आए। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लोग सालों सालों तक तपस्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा को सच की राह दिखाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए थे। पुष्पा दूसरी तरफ चेहरा घुमाती है तो वहाँ से मैया की आवाज आती है। तीसरी तरफ चेहरा घुमाती है तो वहाँ से भी मैया की आवाज आती है। पुष्पा हाथ जोड़कर बैठ जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पुष्पा के पीछे स्वयं श्री कृष्ण आ जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर पुष्पा कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, आपने सिर्फ एक झलक में ही मुझे सारी ही चीजें याद दिला दी, मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके घर जरूर आऊंगा काठियावाड़ी चाय पीने। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। अब पुष्पा के अंदर जोश, उत्साह, उम्मीद, सारी चीजें कूट कूट के भर चुकी थी। अब पुष्पा के अंदर से सारा ही डर खत्म हो गया था। अब उसे क्लियरली समझ में आ गया था कि उसे सच का ही साथ देना है और अरमान को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना है। जिसने जो गलती करी है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसीलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा सीधे बापुद्रा चौल में पहुंच जाती है। पुष्पा को देखकर बापुद्रा चौल में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी लोग पुष्पा से कह रहे होते हैं कि पुष्पा तू यहाँ पर क्यों आई, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अश्विन भी कहता है कि मम्मी, मैंने तुझसे कहा था ना कि कुछ दिन के लिए बापुद्रा चौल में मत आना, सभी लोगों का गुस्सा तुझ पे फूट पड़ेगा। पुष्पा कहती है कि यह मेरा घर है। इतने में ही बापुद्रा आ जाता है। बापुद्रा कहता है कि पुष्पा तेरी हिम्मत कैसे हुई बापुद्रा चौल में पाँव रखते हुए। पुष्पा कहती है कि यह तो मेरा घर है बापुद्रा,
यह मेरा घर है और मैं मेरे घर में आकर रहूंगी। पुष्पा का बदला हुआ रूप देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पुष्पा कहती है कि वह आने वाले हैं, काठियावाड़ी चाय पीने आने वाले, वह मेरे घर आने वाले। बापूधरा कहता है कौन आने वाला है, किसको पीनी है काठियावाड़ी चाय। उसी वक्त वहाँ पे शांतनु मेहता आ जाता है। अब एक्चुअली में पुष्पा तो श्री कृष्ण की बात कर रही थी, लेकिन सभी लोगों को लगता है कि पुष्पा शांतनु मेहता की बात कर रही है, जिससे कि गलतफहमी और ज्यादा बढ़ने लगती है। चिराग का गुस्सा अपनी माँ को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है। उसी वक्त शांतनु मेहता कहता है कि पुष्पा जी, मैं आपसे यहाँ पर कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। अगर चिराग आपको वकील के नाम पे हटाना चाहता है, अपने केस से दूर करना चाहता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शनाया का केस लड़े। प्लीज इसके लिए मना मत कीजिएगा। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि नहीं शांतनु मेहता जी, आप शायद समझ नहीं पाए कि मैं प्रार्थना के लिए ही केस लड़ रही हूँ और मैं सच के साथ हूँ, और जिसने गुनाह किया है उसे मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इतना कहकर पुष्पा सीधे अपने घर की ओर चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि पुष्पा कर क्या रही है, लेकिन पुष्पा को तो श्री कृष्ण ने राह दिखा दी थी। अब पुष्पा को कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर पुष्पा ये कह रही होती है जज साहब के सामने कि जज साहब, शनाया ने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया है। यह एक्सीडेंट हुआ है उस ड्रग के चलते, वही ड्रग जो कि अरमान ने शनाया की ड्रिंक में मिलाई थी। इस वक्त तक जज साहब कहते हैं कि अब ये अरमान कौन है और आपके पास कोई सबूत है कि अरमान ने इस ड्रग को शनाया की ड्रिंक में मिलाया था, क्योंकि बिना सबूत के तो हम इस बात को मानने से रहे। उसके बाद पुष्पा सबूत बताना शुरू कर देती है। पुष्पा सबसे पहले तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बताती है और उसके बाद पुष्पा सीधे चिराग को कटघरे में बुलाती है। चिराग कटघरे में आता है, जहाँ पर चिराग से सवाल जवाब किए जाते हैं। पुष्पा यहाँ पे चिराग से पूछती है कि क्या चिराग तुमने अरमान को देखा है। चिराग कहता है हाँ, मैंने अरमान को देखा है। क्या तुमने अरमान के घर पे रेड मारी थी। चिराग कहता है कि हाँ, मैंने उसके घर पे रेड मारी थी। फिर पुष्पा एक और सवाल पूछती है कि आखिर तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी। चिराग कहता है कि नहीं, इसके पीछे कोई भी मंशा नहीं थी और मैं अपने सीनियर के ऑर्डर के बिना किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता, यह मेरे प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। पुष्पा कहती है ठीक है, तो आपको रेड में क्या क्या सामान मिला। फिर चिराग वो सारे सामान के बारे में बता देता है कि जब उसने अरमान के घर पे रेड मारी थी मनवा के साथ, उस वक्त उसे शनाया की कई सारी फोटो मिली, जिससे यह बात साबित हो सकती है कि एक्सीडेंट के वक्त शनाया माइनर नहीं बल्कि मेजर थी, वह बच्ची नहीं बल्कि एडल्ट थी। पुष्पा यहाँ पे चिराग को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद पुष्पा बताती है कि शनाया की ड्रिंक में जो ड्रग मिलाया गया है उसकी मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है जज साहब। जज साहब कहते हैं लेकिन अरमान शनाया के साथ ऐसा क्यों करेगा, आखिर अरमान और शनाया का रिश्ता क्या है। उसके बाद पुष्पा अरमान और शनाया के रिश्ते को जज साहब के सामने रखने लगती है कि ऐसे अरमान शनाया का एक्स बॉयफ्रेंड है और हमारे परिवार के बाद अगर कोई शनाया का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो अरमान ही है। अरमान ने शनाया को जान से मारने की कोशिश करी थी और इसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अरमान ने शनाया पे गोली चलाई थी और मेरे पास तो उसका सबूत भी मौजूद है। शांतनु मेहता की कार जिसपे आज भी वो गोली लगी हुई है, उसका निशान आज भी विजिबल है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा यह बात साबित कर देगी कि अरमान को सजा होनी चाहिए, लेकिन क्या अरमान को पकड़ा जाएगा या फिर ये एक अलग ही कहानी बन जाएगी। तो इसी के साथ ही खूबसूरत वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।